नमस्कार। एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में। आज जो है हम अपने इस सीरीज के तहत जीएस प्रश्न पत्र 6 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण न होने के प्रमुख कारण क्या हैं। प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी कृषि को लेकर के एक वीडियो तो पीछे पीछे आया ही है। तो देखिए, वो प्रश्न दूसरा था, ये प्रश्न दूसरा है। और चूंकि कृषि चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे स्टेट पीसीएस का, वहाँ से यदि आप पीवाईक्यू देखेंगे तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो कृषि वाली चीज़ों को या बेरोजगारी वाला ये सब जो टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से तो एक प्रश्न तय है। तो हमारा यही प्रयास है कि ये जो 2-3 प्रश्न हम करा रहे हैं यहीं से आपको अपने परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाए। और यदि डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो इनडायरेक्ट वे में तो यहीं से मिलेगा। बस प्रयास आपको ये करना है कि ये जो दोनों तीनों प्रश्न मैंने कराया है एग्रीकल्चर को लेकर के, बस उसका रिवीजन कर लीजिएगा और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जानते हैं कि जब तक आप मुख्य परीक्षा में कोई दावा करेंगे उसके पीछे का प्रमाण नहीं देंगे, उदाहरण नहीं देंगे, तर्क नहीं देंगे, तथ्य नहीं देंगे, तब तक आपका उत्तर कहानी की तरह लगेगा और कहानी लिखने से जो है वो अंक नहीं आएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट काम करना होगा और परिश्रम के साथ करना होगा, क्योंकि बड़ा पद चाह रहे हैं तो बड़े पद के लिए बड़ा परिश्रम ज़रूरी भी होता है। तो अभी कर लीजिए, निश्चित तौर पे बढ़िया स्थिति में रहेंगे। चूँकि 12 अंक का प्रश्न है तो 12 अंक के प्रश्न को 200 शब्दों में लिखना है और इसमें कम से कम 2 डायमेंशन तो होते ही है, मतलब इसके 2 पार्ट तो होंगे ही होंगे और किसी किसी प्रश्न में 3 पार्ट भी होते हैं। तो आप लोग मुख्य परीक्षा में जब प्रश्न मिलेगा तो इत्मीनान से लिखने से पहले, उत्तर लिखने से पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सारे डायमेंशंस को टच करके आइएगा। ये नहीं है कि एक पे तो आप 1.5 पेज में लिखते चले गए और दूसरा जो है वो आधे पेज में ही निपटा के आ गए, तो वो आपके लिए कहीं से अच्छा होने वाला नहीं है। प्रश्न एक बार हम पुनः पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण न होने के प्रमुख कारण क्या हैं। प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए आपको उपाय सुझाना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका दीजिए कि कृषि के व्यवसायीकरण से तात्पर्य ऐसे खाद्यान्नों का उत्पादन करना है जिनको बाजार में बेचा जा सके। इसके तहत सरकार उन फसलों को बढ़ावा देती है जिनकी बाजार में मांग होती है, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, कॉफ़ी, चाय, जूट, रबर भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। नील, तो अब कृत्रिम नील का जो है उत्पादन होने लगा, नहीं तो एक समय नील बहुत ज़्यादा व्यावसायिक कृषि थी। तो रबर तो अभी भी है, तो आप इसका भी उल्लेख कर सकते हैं। तो विभिन्न और इसी में फल एवं सब्जियां भी हैं, कि मतलब जो एक तरीके से हमें धन की प्राप्ति कराए, तो वही व्यवसायिक होता है। और गेहूं चावल तो खैर ठीक है, आपके न्यूट्रिशन के लिए, भाई खाद्य बास्केट के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन व्यावसायिक फसलों में गन्ना, कपास, कॉफ़ी, चाय, जूट, रबर, नील, इसका तो आप उल्लेख भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। तो ये बताइए कि सबसे पहले कि कृषि के व्यवसायीकरण का तात्पर्य क्या है, और यही आपके भूमिका का पार्ट होता है। देखिए, बच्चे जब हम क्लास में रहते हैं या जब हम बैठते हैं और बच्चे मिलने आते हैं, तो जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनको बड़ी समस्या होती है कि सर भूमिका कैसे लिखें। तो भूमिका के लिए बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, और अब तो एकदम नहीं है, क्योंकि 20 प्रश्न करने होते हैं 3 घंटे में। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना ज़्यादा कम समय रहता है और लिखना ज़्यादा रहता है। तो जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए, कृषि का व्यवसायीकरण है, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मतलब 12 अंक का प्रश्न है तो 25 शब्दों में, 20 से 25। 8 अंक का प्रश्न है तो 15 से 20 शब्दों में, यही आपके भूमिका का पार्ट हो गया। उसके बाद आप भूमिका में ही जो है मूल उत्तर की जो डिमांड है उस पर उतर जाइए। यदि उत्तर, अब देखिए हम यहाँ छोटा सा भूमिका दिया और फिर उतर भी गए कि यदि उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण की संभावनाओं को देखें तो निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। मतलब थोड़ा सा पहले आप उत्तर प्रदेश में कृषि की संभावनाओं को देखें कि क्या संभावनाएं हैं। तो गेहूं, गन्ना, आलू और कुल सब्जी उत्पादन में
तथा कुल बागवानी में एवं कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। मतलब उत्तर प्रदेश देखा जाए तो गेहूं, गन्ना, आलू, कुल सब्जी, कुल बागवानी और कुल खाद्यान्न इस सब में क्या है कि शीर्ष स्थान पर है। तो ये संभावना की तहत आप बता रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति एवं जलोढ़, ये जलोढ़ होगा, मृदा से युक्त होना कृषि के व्यवसायीकरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाई ये गंगा यमुना के दोआब वाला क्षेत्र है कि यहाँ मतलब आप बहुत कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो आप बता रहे हैं। फिर जो हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, अगर देखा जाए तो वर्तमान में उपेक्षित तो खैर है, लेकिन यहाँ मोटे अनाज के प्रोडक्शन की बहुत बेहतरीन संभावना है। बस ज़रूरत है कि इस दिशा में काम करने की। तो वही आप बता रहे हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है मोटे अनाज के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति से काफ़ी लाभान्वित रहा, जहां उत्पादकता अधिक है। उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी जो न केवल उत्पादन हेतु सस्ता श्रम उपलब्ध कराती है, बल्कि उत्पादित खाद्यान्नों का एक बड़ा बाजार भी है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश में जो है कृषि की जो संभावना है वो कितना प्रबल करती हैं कि सोचिए एक बड़ा भाई अगर हम बहुत ज़्यादा खाद्यान्न का प्रोडक्शन कर लें और हमारे पास लोग ही ना रहें तो हमको इसको निर्यात करना पड़ेगा औने पौने दाम पे, लेकिन हमारे पास खुद ही इतना बड़ा बाजार है कि हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप उत्पादित कीजिए। और फिर हमारे पास सस्ता श्रम भी है। मैंने पीछे वाले क्लास में पीछे वाले प्रश्न में मैंने बताया भी था कि भाई 65% जो है जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर पे ही निर्भर है। तो श्रम शक्ति की भी कमी नहीं है, बाजार भी है, उपजाऊ भूमि भी है। भाई गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, तो सारी संभावनाएं होने के बाद भी स्थिति इसकी दयनीय है। तो इसके पीछे के कारण क्या है, अब आइए उस पर हम लोग देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये कुछ देख लीजिए, संस्थान के द्वारा 8 मई से देखिए नए बैच का शुभारंभ हो रहा है और ये जीएस पेपर 2 से है। ये दोनों बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो भी इसे ज्वाइन करें, और जो बच्चे 2025 को लेकर टारगेट कर रहे हैं वो तो निश्चित तौर पे ज्वाइन करें, क्योंकि अभी जो समय है वो वाकई में मुख्य परीक्षा पढ़ने के लिए है। यहाँ वही है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप इसका जो है पीडीएफ में उत्तर लिख करके भेजेंगे। इसी तरीके से मार्किंग होगी, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। और फिर जो है संस्थान के द्वारा इसी तरीके से मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। ये नहीं है कि बस हम मार्किंग करके छोड़ दिए, मार्किंग भी करेंगे, जो कमी रहेगी वो बताएंगे और फिर मॉडल आंसर देंगे। और यहाँ यही प्रयास है कि प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक प्रश्न पत्र से खूब ढेर सारा प्रश्न करवा दें, और मुख्य परीक्षा में जब आप जाएं तो करीब करीब 500 प्रश्नों का वो होगा भी। जो हमारे बच्चे जो ज्वाइन किए हैं अब की बार मेंस पार या जो शून्य से शिखर बैच में हैं, अब डेली उनको 4-4 प्रश्न मिल रहे हैं, 6-6 प्रश्न मिल रहे हैं, तो सोचिए वो कितना प्रश्न कर चुके होंगे। और नियर अबाउट 450-500 के बीच में जो है वो प्रश्न जो हम कमिट कर रहे हैं वो हम दे भी रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा। आप मुख्य परीक्षा के पहले बस इसको दोहरा करके कायदे से चले जाइए, तब भी आप बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। यदि आपको लिखने आता है, मतलब आपका प्रश्न नहीं छूट रहा है, और यदि उसमें भी समस्या है तो आंसर राइटिंग करिए, वहाँ इसका निदान भी मिलेगा। तो बहुत फ्रूटफुल है, इसको आप लोग ज्वाइन करें। फिर इतनी संभावनाओं के बावजूद भी उत्तर प्रदेश कृषि के व्यवसायीकरण में पिछड़े राज्यों में शामिल है, जिसके निम्न कारण हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम संभावनाओं को भी बताएं, और आप भी ऐसे स्मार्ट काम करिए, क्योंकि जब तक आप संभावनाओं को नहीं बताएंगे, इतनी संभावनाएं फिर भी यदि हम पिछड़े हैं तब उसके पीछे कारण होगा। अब कारणों को एक एक करके आप बता दीजिए। तो सबसे पहला कारण है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन विपणन समितियां जो हैं, जैसे एपीएमसी का एकाधिकार, जो कृषकों को बेहतर ग्राहकों से वंचित करती हैं, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को भी जो है वो प्रभावित करती हैं। मतलब ये जो विपणन समितियां हैं ये कृषकों को बाध्य कर देती हैं कि आप जो है अपने फसलों का जो आप जो क्रय करेंगे, सारी विक्रय करेंगे, तो वो हमारी ही समिति पे करेंगे, और वो क्षेत्र विशेष में होती हैं। तो ऐसे में
और ये जो मानक तय कर दी, जो मूल्य निर्धारित कर दी, उसी मूल्य पे जो है वो कृषक उसको बेचने के लिए मजबूर होता है। भले ही उसके बगल के ही राज्य में बहुत अच्छा जो है वो दाम मिल रहा हो, लेकिन वो जा नहीं पाते, या दूसरी मंडी की तरफ ये नहीं जा सकते क्योंकि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। और जो कृषि के अंतर्गत जो एनडीए गवर्नमेंट ने जो 3 कानून लाए थे, उसमें इन समितियों की जो बाध्यता थी उसमें ख़त्म करने की बात थी, और एक अच्छा प्रयास था। हालांकि उसमें कुछ खामियां थी और भी समस्याएं थी, तो वो सरकार उसको पीछे हटी। कृषक बहुत ज़्यादा उसको लेकर के उग्र आंदोलन किए। देखिए, वो कानून अगर देखा जाए तो कुछ हद तक कृषकों के लिए लाभदायक भी था, कुछ क्या बहुत हद तक थोड़ी बहुत समस्याएं थी, और थोड़ी बहुत समस्याएं इस लेवल पे नहीं थी कि अगर कृषकों को विश्वास में लिया गया होता तो वो काफ़ी बेहतर स्थिति में होते। लेकिन चलिए, वो तो ठंडे बस्ते में है तो उसकी चर्चा यहाँ करना बेकार ही है। तो ये एक समस्या, चूँकि इससे संबंधित उसमें प्रावधान था तो मैंने इसलिए चर्चा कर दी। फिर एपीएमसी के एजेंटों द्वारा संगठित होकर किसानों के कृषि उत्पादों की कम बोली लगाई जाती है। वही बिचौलिया जो है हावी होंगे, और ये समितियों के माध्यम से वो होते भी हैं। बाद में उन्हें उच्च कीमत पर बेचा जाता है, जो कृषि के व्यवसायीकरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब सोचिए, अगर जो फसल का उत्पादन कर रहा है, जो उत्पादन करता है, अगर उसको अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वो कृषि जैसे व्यवसाय से वो दूरी बनाएगा। और आज यही कारण है कि गांव के लोग अब मजदूरी कर लेते हैं, शहरों में चले जाते हैं, बहुत अमानवीय स्थिति में रहने को के लिए अभिशप्त होते हैं, लेकिन वो कृषि की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कृषि के माध्यम से हम केवल अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्थिति में नहीं ला सकते। स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, या जो और भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति इसके माध्यम से नहीं कर सकते। तो वही आप बता रहे हो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, एक तो समितियों की बाध्यता, फिर एजेंटों के द्वारा मनमानीपूर्ण तरीके से किया गया व्यवहार, तो ये सारी चीज़ें आप बताइए। फिर भंडारण एवं परिवहन संबंधी समस्याएं, क्योंकि भाई कोल्ड स्टोरेज उस तरीके का है नहीं, और दूसरी चीज़, अगर कोल्ड स्टोरेज कहीं है भी तो इतना दूर है कि जो छोटा मोटा किसान होगा वो कहाँ उतना दूर ले जाएगा। तो वो प्रयास करेगा कि जो गांव में जो बिचौलिए होते हैं, जो पीछे बोरा बांध के घूमते रहते हैं, और हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं तो बहुत देखते हैं कि वो घर से ही आकर के गेहूं चावल जो भी रहता है बहुत औने पौने दाम पे ही लेके चले जाते हैं, क्योंकि समस्या है कि भाई लोग अपने पास भंडारित कर नहीं सकते, और कोल्ड स्टोरेज उस तरीके के हैं नहीं, तो लोगों को लगता है कि यार जो भी मिल जाएगा मिल जाएगा, नहीं तो ये भी सड़ जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। फिर तकनीकी संबंधी समस्या भी कृषि के व्यवसायीकरण के लिए चुनौती है, क्योंकि तकनीकी का प्रयोग करके न केवल उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि उत्पादन लागत को भी जो है वो कम किया जा सकता है, और इसके द्वारा बड़ी सहजता से कृषक जो है देश दुनिया के बाज़ारों से जुड़ सकते हैं, जैसे ई मंडी योजना। तो ये सारी चीज़ें भी हम करके जो है वो कृषकों की स्थिति को जो है थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या है कि हम जो है अभी पिछड़े हुए ही हैं। फिर कृषि उत्पादों की उचित पैकेजिंग, मानकीकरण एवं ब्रांडिंग का अभाव है। मतलब हमारे यहाँ जो कृषि से संबंधित जो प्रोडक्ट है, भले हम बहुत से मतलब शीर्ष कुल खाद्य उत्पादन में हम शीर्ष स्थान पर हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब की तरह हम उस तरीके का जो है वो ब्रांडिंग नहीं कर पाते, वो पैकेजिंग नहीं कर पाते हैं। और वर्तमान समय में तो आप देख ही रहे होंगे कि जो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, उनके माध्यम से किस तरीके से बाज़ार में एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। सोचिए, हमारे फर्रुखाबाद में, मतलब हमारा जो उत्तर प्रदेश है, वो आलू उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, और आलू का चिप्स तो कायदे से हमको बना के बेचना चाहिए, ये जो लेज है या और भी है। लेकिन सोचिए, हमारे एक आलू, भैया अगर आप वो जो लेज की चिप्स को देखेंगे तो मतलब पैकेट तो इतना बड़ा दिखेगा, आपको देख के डर लगेगा कि इसको हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, और जैसे ही आप काटेंगे तो उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है वो निकल जाएगी और इतना दिखेगा। और वो कायदे से एक आलू का भी जो है वो
नहीं होता है। एक आलू, और सोचिए हमारे यहाँ कितने आलू ऐसे सड़ जा रहे हैं क्योंकि वो भंडारण की सुविधा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें समस्याग्रस्त है। नहीं तो भाई अगर देखा जाए दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, कुल बागवानी में है, कुल सब्जी उत्पादन में हम लोग शीर्ष स्थान पे हैं। कभी कभी दूसरे पे भी चले जाते हैं, लेकिन वर्तमान में शीर्ष पर हैं। वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो इतनी संभावनाओं के बाद भी समस्याएं हैं। उन्नत बीजों के अभाव में कृषि उत्पादों का बाजार की तुलना में कम गुणवत्ता का होना, जिससे प्रदेश के किसान बाजार प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं एवं उचित कीमत से जो है वो वंचित रह जाते हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ वाकई में जो अभी आप पंजाब की गेहूं को देखिए ला करके, वो खूब हष्ट पुष्ट, मतलब देखने में वो गेहूँ खूब स्वस्थ रहेंगे। हमारे यहाँ का गेहूँ देखिए, और विशेषकर पूर्वांचल का, बुंदेलखंड में तो बहुत होता ही नहीं है। वो तो मिलेट्स, मोटे अनाज का वहाँ प्रोडक्शन होता है। तो देखेंगे वो मराल मराल गेहूँ होते हैं, मतलब। तो अब उस गेहूं का जो है उस तरीके का मूल्य नहीं मिल पाता जितना हरियाणा पंजाब के गेहूं का मिल जाता है। और जबकि संभावनाएं हमारे यहाँ बेहतर हैं, लेकिन हमारी सीमाएं हैं, और वो उन सीमाओं से पार जा कर के बेहतर प्रयास किए तो आज पर हेक्टेयर उत्पादकता उनकी बहुत अच्छी है। तो आप इसका भी उदाहरण दे सकते हैं। फिर जहाँ तक इन समस्याओं के समाधान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की बात है, तो जिससे कृषि में व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिले, तो वे निम्न है। देखिए अगर कृषि में व्यवसायीकरण नहीं हो रहा है तो पीछे आपने कारण बताया, और इन्हीं कारणों का निवारण कर दीजिए। और उस दिशा में सरकारें प्रयास भी करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है, और इसके लिए सबसे पहला प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत अच्छी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना एवं संस्थागत कार्यप्रणाली की मजबूती पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मतलब आप उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 की चर्चा कीजिए कि किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में जो कृषि से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उनके निर्यात के लिए कई प्रकार की संभावनाओं के तहत प्रयास कर रहा है। उसमें पैकेजिंग, भंडारण, फिर ब्रांडिंग, साथ ही साथ उसमें सब्सिडी भी सरकार दे रही है, मतलब अपने कृषकों को। तो ये सारी चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आधारभूत संरचनाओं का विकास भी कर रही है, जिसके तहत कोल्ड स्टोरेज हुए, वेयर हाउस हुए, फिर सड़कें उन्नत बनाई जा रही हैं ताकि कम समय में कम लागत में वहाँ भंडारित की जा सके। तो ये सारी चीज़ें इसके तहत प्रयास किए जा रहे हैं। फिर दूसरा जो है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के तहत कृषकों के उपज को सुरक्षित करना, कौशल विकास प्रदान करना एवं उत्पादित खाद्यान्न के निर्यात को बढ़ावा देने का जो है वो प्रयास हो रहा है। क्योंकि भाई हमारा भले हम कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष में, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब भी हमारा जो खाद्यान्न है यही हो रहा है, हमारे प्रदेश में ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो है वो भंडारण क्षमता की कमी है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है। तो इस दिशा में भी जो है वो सरकार प्रयास कर रही है। और खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग नीति 2023 है, इसके माध्यम से सरकार जो है न केवल कोल्ड स्टोरेज की चेन स्थापित कर रही है, बल्कि जो वही मैंने चिप्स वाला उदाहरण दिया कि चिप्स बनाने का भी प्रयास अब प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन क्या करें हम लोग, क्या है कि कोई भी काम जो है वो देर से शुरू करते हैं, मतलब जब उसका एक बड़ा लाभ लोग ले चुके होते तब हम शुरुआत करते हैं। तो यही होता है नवोवेशन, और वो अपनाने की ज़रूरत है। तो आप इसका भी जो है उल्लेख करें। फिर राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद, बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, और मैंने तो इसको मतलब कई जगह देखा है। और वाकई में इसके तहत उत्तर प्रदेश के जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है इस योजना के तहत, कि कृषि को व्यावसायिकता प्रदान करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। कि मतलब सोचिए कि जिस ज़िले की में जिस चीज़ का पैदावार बढ़िया हो रहा है उसी से जो है प्रोडक्शन करिए, और उसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि आपके सामान का उचित मूल्य, उचित बाजार तक उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। फिर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि उत्पादक संगठनों एवं सहकारी कृषि के विकास को जो है वो प्रोत्साहित करना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहल है।
क्योंकि ये जो कृषि उत्पादक जो संगठन होते हैं ये कृषकों से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। तो अगर ये इस तरीके का इनिशिएटिव लेंगे तो कृषकों को जो है वो कृषि पैटर्न पे भी वो सुझाव दे सकते हैं, फिर वो उन्नत बीज की भी जानकारी दे सकते हैं, उन्नत तकनीकी के बारे में बता सकते हैं। तो कई तरीके से जो सहकारी समितियां होती हैं जो सहकारिता मंत्रालय के तहत गवर्न करी जाती हैं, तो वो बहुत बेहतरीन स्थिति में कृषकों के लिए हो सकती है। और यदि कृषक बेहतरीन स्थिति में होंगे तो निर्यात की संभावनाएं भी बेहतर होंगी, जो व्यावसायिकता को बढ़ाएगा। फिर राज्य में कृषि शोध पर वर्तमान में व्यय राज्य जीडीपी का मात्र 0.37% है से बढ़कर 1% तक करना एवं किसानों को सुलभ एवं सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना। मतलब वर्तमान में 0.37% है और इससे बढ़ा करके जो है मतलब तिगुना करना, करीब करीब 1% करने की बात हो रही है जो जीडीपी का हमारा व्यय है। तो इससे भी जो है कृषि के व्यवसायीकरण को जो है वो बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आदि कारणों से प्रदेश सरकार न केवल कृषि के व्यवसायीकरण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट रही है बल्कि इसके व्यवसायीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी कर रही है। और वर्तमान में जो मैंने बताया ना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना है, इससे जो उत्तर प्रदेश की जो स्थानीय चीज़ें थी उसको जो है बिल्कुल एक प्रदेश के अंतर्गत तो मिल ही रही है, देश और दुनिया में भी एक पहचान मिल रही है। तो ये व्यावसायिकता की ही दिशा में बेहतरीन कदम है। तो ये सारे जो प्रयास हैं वो व्यावसायिकता को बढ़ाने की दिशा में प्रयास हैं। और आप ये सब बताते हुए एक संक्षेप में छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से और पीछे 2-3 प्रश्न जो हम कृषि को लेकर के करवाए हैं, तो अब यहाँ से कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की जो संभावना है वो मैंने करवा दिया है। तो और देखिए जो खाद्य प्रसंस्करण नीति है या और चीज़ें, तो उसको मैंने एक अलग से प्रश्न कराया है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अब जो है आपका छूट नहीं रहा है, मतलब प्रत्येक टॉपिक को ये कवर किया गया है। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, आप लोग इसे भी देखिएगा, इससे जुड़िएगा। सबसे पहले तो टेलीग्राम है, इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। यहाँ आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी या हमारे संस्थान की कोई भी सूचना सबसे पहले यहीं दी जाती है। जो हम पढ़ा रहे हैं टाइम टू टाइम इसका PDF भी आपको यहाँ मिल जाता है। हमारे एडमिन्स यहाँ मतलब 24 आवर्स एकदम सक्रिय रहते हैं, आप कुछ भी पूछेंगे आपको बताया जाएगा। ये हमारे 2 चैनल हैं, एक तो समृद्धि IAS का यूट्यूब जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों आप ही के चैनल हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हो तो 7303075007 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।